Hello students, this is Nidhi Agrawal and in this lecture we will going to understand dark field microscope. ये मेरे बायोइंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूटोरियल का थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम लाइट माइक्रोस्कोप की दूसरी टेक्निक डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप को डिटेल में समझेंगे. सो वी गो अहेड टू डिस्कस डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप. सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसका सर्कमफ्रेंस क्या है. दैट मीन्स किस पॉइंट्स के अंदर हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं. क्लियर. तो इस काम के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि अगर आपने मेरे इससे पहले वीडियो लेक्चर्स को रेफ़र किया हुआ है तो लाइट माइक्रोस्कोप के बेसिक डिफरेंस और उसके अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको मैं डिस्कस बहुत डिटेल में कर चुकी हूँ. लेकिन अब हम जैसे जैसे लाइट माइक्रोस्कोप की डिटेलिंग में और उसकी इनसाइड स्टोरी टेक्निक्स के अंदर मूव करेंगे तो वहाँ हमको छोटा छोटा डिफरेंस देखने को मिलेगा. तो हर एक टेक्निक का अपना एक वर्किंग प्रिंसिपल होगा जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा और जो आपको रिसर्च एस्पेक्ट में एक डिफरेंट एंगल दिखाई देने में हेल्प करेगा. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, हाउ टू यूज़ इट. यूज़ इसका रिसर्च एग्जाम्पल्स में मैं आपको समझाऊंगी. And what are the advantages over the previous one and what are the disadvantages of this technique to evaluate new one. मतलब हमें आगे बढ़ने के लिए पहले कुछ कमियां देखनी होंगी क्योंकि वही हमारा एक मोटिवेशन फैक्टर बनता है नई टेक्निक को इम्प्रोवाइज करने का. सो मूव ऑन. सो द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप. इससे पहले आपने लाइट माइक्रोस्कोप में आने वाली टेक्निक दैट मीन्स माय लेक्चर नंबर 2 दैट इज़ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप को समझा. ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है दैट बैकग्राउंड शुड बी ब्राइट इन नेचर, बट इन केस ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप द बैकग्राउंड शुड बी डार्क इन नेचर. इसका मतलब जो आपका बैकग्राउंड है वो डार्क है और जो आपको इमेज या स्पेसिमेन की ऑब्जेक्ट की जो इमेज दिखाई देगी इट शुड बी लाइट और ल्यूमिनेट इन नेचर. ल्यूमिनेट मतलब चमकती हुई, वो दिखेगी आपको ऊपर एक्सप्रेस होती हुई दिखेगी. सो वाई इट इज़ डार्क फील्ड लाइट माइक्रोस्कोप. अब हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर मूव करते हैं. जैसा कि मैंने आपको समझाया उसी पॉइंट को आप अपने दिमाग में रखिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए. अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑल्टर्स टू फॉर्म अ ब्राइटली इल्यूमिनेटेड इमेज अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड. अगर कोई पीछे डार्क लाइट है तो जो भी एक्टिविटी या फिर जो भी मूवमेंट या फिर जो भी विजन एक चमकता हुआ इल्यूमिनेट दिखेगा वो आपको बहुत क्लियर दिखेगा. तो जो उसकी शार्पनेस होगी वो आपकी प्रीवियस टेक्निक से काफ़ी बेटर होगी. ठीक है, ये तो मैंने आपको इसका एडवांटेज बता दिया, लेकिन यहाँ पे जो मैं जस्टिफिकेशन दे रही हूँ वो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप जो नाम है इसका इसके लिए दे रही हूँ. नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ साइंस. मतलब ना बहुत ज़्यादा किसी एक टेक्निक के नाम के ऊपर फोकस करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उसकी एप्लीकेशन देखें कि साइंस में कहाँ वो अप्लाई हो रहा है और कहाँ पर वो आपको एडवांटेजियस रिजल्ट्स दे रहा है. तो वन इज़ योर लिविंग अनस्टेन्ड सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑब्जर्व. अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो बहुत अच्छे से रेफ़र किया हुआ है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी कि हम वहाँ पे केवल डेड सैंपल्स को ही देख सकते थे, या फिर हमें अगर किसी एक्टिविटी को देखना है तो वी नीड टू सीज फर्स्ट. लेकिन इस तरीके की लिमिटेशन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं है. फॉर दैट पर्पज़ इसका साइंस में रोल अपने आप एक स्टेप ऊपर चला जाता है, बिकॉज इन दैट माइक्रोस्कोप यू कैन व्यू लिविंग सैम्पल्स. मतलब कि इस तरीके के बैक्टीरियाज को आप देख सकते हैं जो कि मोटिलिटी शो कर रहे हैं एट दैट टाइम. ठीक है. अनस्टेन्ड सेल्स से समझ में आता है कि हमें यहाँ पे इनको स्टेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब कि हम डाई फ्री सैम्पल्स को भी यहाँ पर व्यू कर सकते हैं. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमेशा हम जब डाई इस्तेमाल करते हैं तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत डिफरेंट रिस्पॉन्ड करते हैं उन डाइस के केमिकल्स की तरफ. उस केस में हमको ना वहाँ पे बहुत अच्छे सैम्पल्स का व्यू दिखाई देता है और ना ही हम उन सैम्पल्स को बहुत अच्छे तरीके से रेफ़र कर पाते हैं अपने प्रोटोकॉल के रिजल्ट्स के फॉर्म में. ठीक है. तो ये सारी लिमिटेशंस जो कि हमने प्रीवियस टेक्निक में देखी थी वो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप किसी पॉइंट तक अप टू सम एक्सटेंट और अप टू सम पॉइंट हमें क्योर करके देता है.
Internal structure is often visible in larger eukaryotic microorganism. जैसे कि मैंने आपको बोला कि लाइट माइक्रोस्कोप की अपनी कुछ एक कैपेसिटी लिमिट्स हैं, जैसे रिजोल्यूशन को लेकर 0.2 माइक्रोमीटर, जो कि इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. व्हाट इज रिजोल्यूशन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, हाउ वी इम्प्रूव दैट, एंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अ रिजोल्यूशन, वी विल डिस्कस इन डिटेल. सो इन केस ऑफ दिस लार्ज यूकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स अगर कोई भी यूकैरियोटिक सेल है और जिसके अंदर की यूनिट्स, दैट मीन्स उसके अंदर की ऑर्गेनेलीज आर बिग इन साइज, यू कैन इजीली सीन विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोप. क्लियर? नाउ द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया लाइक टू थिन एंड डिस्टिंक्टिवली शेप्ड एज. इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो इस तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि या तो डाई को लेते नहीं हैं और लेते भी हैं, तो उनका इतना डलिश बिहेवियर होता है कि वो आपको किस तरीके से भी अपने बैकग्राउंड से अलग नहीं दिखाई देते. फॉर दैट पर्पज यू कैन दैट टेक्निक ऑन देम. मतलब कि आप उस तरीके के बैक्टीरियाज को यहाँ पे इजीली देख सकते हैं जो कि बहुत थिन है, एज वेल एज जिनका शेप डिफाइन नहीं हो पा रहा है. You can easily see that curves, that length, that spiral behavior, that rod shape, that bacilli, or they mixed. इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को आप इस माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत अच्छे से देख सकते हैं. और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है स्पायरोकीट्स, एग्जाम्पल ट्रेपैनोमा पैलिडियम, दैट इज अ एजेंट, पॉजिटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस. अगर आप इस डिसीज़ के बारे में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो भी डिस्कवरी हुई या फिर इसको जो देखा गया, इसने बहुत बड़ा चेंज लेकर आया इस बीमारी को कम करने के लिए. ना अब इसको अचीव कैसे किया जाता है, इस माइक्रोस्कोप को हम कैसे कर सकते हैं? तो जब हमें इसको करना है तो सबसे पहले हमें उसकी फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए कि इसका फंक्शनल फॉर्म कैसे है और हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक आपको डार्क फील्ड स्टॉप दिखाई दे रहा है. क्लियर? ये जो डार्क फील्ड स्टॉप है ये बेसिकली क्या है, एक कंडेंसर की तरह काम कर रहा है. कंडेंसर इससे पहले भी हमने माइक्रोस्कोप में देखा, दैट इज एक्चुअली प्लेइंग अ रोल टू कंस्ट्रक्ट योर लाइट रेज विच इज कमिंग डाउन साइड ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू योर ऑब्जेक्टिव लेंस वाया योर ऑब्जेक्ट. मतलब कि आपका कंडेंसर जो है वो लाइट रेज को कंस्ट्रक्ट करता है, कंडेंस करता है, कहाँ पे, आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि मैकेनिकल स्टेज के ऊपर सेट है. और वहाँ से हम उसकी लाइन को अलाइन करते हैं विद द ऑब्जेक्टिव लेंस मूवमेंट. क्लियर? फिर वहाँ से आईपीस में देखकर हम उसका फिगर आउट करते हैं कि हाँ कहाँ पे वो पोजीशन बन रही है. तो ये एक इसका बेसिक रोल होता है. लेकिन जब हम कंडेंसर की पोजीशन में या कंडेंसर की बनावट में अगर हम कोई चेंज कर देते हैं तो it will give you a different view around your object. कैसे? The condenser then produce a hollow cone of light so that the only light entering the objective comes from the specimen. अगर हम एक्स्ट्रा लाइट को हटा दें, केवल वो लाइट को यूज करें जो कि ऑब्जेक्ट ले रहा है. क्लियर? मतलब इस तरीके का कोई अपैरेटस, कोई मीडियोकर एलिमेंट हम माइक्रोस्कोप में लगा दें जो कि केवल ये पर्पस को फुलफिल होने दे कि उतनी ही लाइट जाए जो कि ऑब्जेक्ट से पास हो और वही ऑब्जेक्टिव लेंस में मूव करे. उसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा लाइट है वो वहाँ से पास ऑन हो जाए. इस काम को करने के लिए दैट मीन्स डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप को डेवलप और इवोल्यूट करने के लिए हम ये कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा या अलग इक्विपमेंट और इज इन द फॉर्म ऑफ अलग माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू प्लेस दैट apparatus एट दैट पॉइंट और एट दैट पोजीशन. अब जैसे कि मैं इस माइक्रोस्कोप को समझाने की आपको कोशिश करूँगी, सो बी विथ मी. जैसे कि ये आपका ऑब्जेक्टिव है और ये आपके लेंसेज हैं. क्लियर? और ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे एज ए स्पेसिमेन रखा हुआ है. यहाँ से आपका लाइट सोर्स आया, यहाँ पर आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है डार्क फील्ड स्टॉप. क्लियर? यहाँ पे वो लेंस हैं जो कि सब कंडेंसेशन और डायफ्राम का काम कर रहे हैं. यहाँ से ये लाइट पास हुई और यहाँ से ये डायरेक्टली केवल ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव हुई
और केवल उतनी ही लाइट जो कि ऑब्जेक्ट हमको दे रहा है वो ही आगे ऑब्जेक्टिव लेंस में मूव करके हमको आईपीस में दिखाई देगी। इसके अलावा ये जितना भी एक्स्ट्रा पोर्शन है इट विल गो आउट फ्रॉम आवर ऑब्जेक्टिव लेंस एरिया। सो ओनली दैट partial or particular area that come via object will enter into a objective lens and you will see the result how. So working principle as in the words, microscope contains dark field condenser as you see, ये condenser है आपका, and dark field stop, that is a dark field stop. Okay, now then light passes via object, becomes split into diffracted and undifracted light due to dark field stop. Clear? Diffracted and undifracted. Diffracted मतलब जो बाहर चलेगी, undifracted जो आपके लेंस में आ. Image will observe due to the diffracted light entered in the object, whereas undifracted provides bright background. Clear? This microscope is applicable for living, unstained and difficult to stain specimen. Clear? मतलब कि ये माइक्रोस्कोप आपको अप्लाई करने के लिए किस पे एप्लीकेबल होगा, जो आपके लिविंग सेल्स उनको भी आप देख सकते हैं, जिनमें हम डाई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं दैट मीन्स अनस्टेन्ड सैम्पल्स उनमें भी देख सकते हैं, और जिनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है स्टेन करना या फिर कहना चाहिए जो कि बहुत वल्नरेबल हैं फॉर एनी डाई और फॉर केमिकल इंटरेक्शन, उनको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, तो ये दिस इज अ फाइनल प्रेजेंटेशन. नाउ हाउ टू यूज़ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, मतलब मैंने ये आपको ये तो बता दिया कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है और इसका रोल क्या है, ये किस तरीके से आपके माइक्रोस्कोप को क्वालिटी को बढ़ा रहा है, पर इसको आप लगाएंगे कैसे, इसको आप प्लेस कैसे करेंगे. प्लेस अ ड्रॉप ऑफ इमर्शन ऑयल डायरेक्टली ऑन अ डार्क फील्ड कंडेंसर लेंस, मतलब यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का और कोई भी बैरियर नहीं लेना है, आप सीधे वो जो ऑयल है वो डार्क फील्ड कंडेंसर लेंस के ऊपर प्लेस करेंगे. देन उसके बाद पोजीशन वन ऑफ द प्रिपेयर्ड स्लाइड सो दैट द स्पेसिमेन डायरेक्टली ओवर द लाइट ओपनिंग, मतलब वो लाइट आया और वो आपका स्पेसिमेन के ऊपर शो होने लग जाएगा. Raise the dark field condenser with the height control until the oil on the condenser lens just touches the slide. The same performance कि जो आपका माइक्रोस्कोप होता है उसकी फोकल लेंथ को आप इतना एडजस्ट करें कि ये वो डायरेक्टली आपके उस ऑयल से टच होने लगे, जिससे कि एक्स्ट्रा एयर से जो लाइट अंदर पास ऑन हो रही है वो बंद हो जाए और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलना शुरू हो जाए. Log the 10x objective into a position, focus with the coarse and fine adjustment knob until the spirochetes come into the sharp focus. मैंने आपको पहले भी समझाया है, हमेशा माइक्रोस्कोप में आप ग्रेजुअली मूव करिए. अगर आप ग्रेजुअली मूव करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी इमेज व्यू होना बहुत अच्छे से शुरू होगी, और जब आप 100x पे पहुंचेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उसको फाइनली एडजस्ट करना. Repeat procedure with the 40x until you are not reaching at that level. Use the oil immersion objective lens to observe the spirochetes finally. Then non-pathogenic spirochetes, T. denticola, a part of the normal microbiota of the oral mucosa. ये केवल एक जस्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे मैंने आपके लिए प्लेस किया है. नाउ आफ्टर दैट आप ये देखिए कि किस तरीके के पिक्चर्स हमको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में देखने के लिए मिलते हैं. आपने नाम सुना होगा वॉल्वॉक्स एंड स्पायरोगायरा. तो यहाँ पर आपको एक डार्क फील्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इनके क्लियर पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं वॉल्वॉक्स कॉलोनी के एंड स्पायरोगायरा, जो कि आपको एक बहुत अच्छा इल्यूमिनेटिंग पिक्चर दिखा रहे हैं, और यहाँ पे आपको बहुत इजीली जस्टिफाइड होगा इस डार्क फील्ड को समझना. द सेम radiolarian shells that is very rare to die, that is very hard to die, and they are very vulnerable for any chemical interaction. For that purpose, that particular technique, that particular change in your same technique, in your same instrument will give you a immense different view of radiolarian shells. Now what are the advantages? Dark field microscopy is very simple yet effective technique. Yes, definitely it's very simple क्योंकि इसमें आपने कोई अलग से इंस्ट्रूमेंट नहीं लिया, आपने सिंपल एक स्टॉपर लगाया, कंडेंसर चेंज किया और यू विल अचीव अ इमेंस गुड रिजल्ट्स.
इट विल सूटेड फॉर यूजेस इन्वॉल्विंग लाइव एंड अनस्टेन्ड बायोलॉजिकल सैंपल्स, जैसा कि मैंने जस्टिफाई किया आपको इससे पहले वाली स्लाइड में। कंसिडरिंग द सिंप्लिसिटी ऑफ द सेटअप, सेटअप में ऐसा कोई बहुत चेंज नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल है, और उस टेक्निक से जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं दोज आर वेरी इंप्रेसिव। नाउ द नेक्स्ट वन, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स आर ऑलमोस्ट एंटायरली फ्री ऑफ आर्टिफैक्ट। फ्री ऑफ आर्टिफैक्ट एक ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और जैसे आप इस सब्जेक्ट की और डिटेलिंग में जाएंगे, बुक्स रेफर करेंगे, तो आपको इस तरीके के वर्ड सुनने को मिलेंगे। आर्टिफैक्ट्स इज व्हाट, जब भी आप अपने हाथ से कोई काम करते हैं और जो रिजल्ट है उसमें आपका मैनुअल टच इम्पॉर्टेंट प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे परसेंटेज ऑफ एरर हमेशा रहेगा, क्योंकि आप मैनुअली कोई काम कर रहे हैं। यू आर नॉट अ ह्यूमन रोबोट्स कि जो एक सही काम करेंगे, हर किसी का हैंडलिंग डिफरेंट होता है। तो उस केस में क्योंकि वहाँ पे आप स्टेन से बच गए, डाई देने से बच गए, उस सैंपल को ट्रीट करने से बच गए, तो दैट इज़ वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो यहाँ पे वो जो परसेंटेज ऑफ एरर है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट आउट हो जाता है, बिकॉज ऑफ नो आर्टिफिकेशन, नो मैनुअल रिक्वायरमेंट फॉर डाई पर्पज वी रिक्वायर्ड, so it's free of artifacts due to nature of the process. ठीक है, now a researcher can achieve a dark field by making modification into the microscope। जैसा कि समझ में आया कि आप सिंपल माइक्रोस्कोप को डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में कन्वर्ट कर सकते हो बाय सच टाइप ऑफ एडिशंस in the instrument, but every science people seeking limitations in any technique to improve or to enhance their skills. So the main limitation of dark field microscope is low light level seen in the final image। जैसे कि आपने इससे पहले जो मैंने आपको स्लाइड्स में पिक्चर दिखाई रेडियोलेरियन शेल्स के और स्पैरो वगैरह वॉलवॉक्स के, तो उसमें आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि दैट इज़ मोर ओवर डिपेंडेंट ऑन देयर कंट्रास्ट बिहेवियर। अगर वो कंट्रास्ट नहीं दिखाई देगा तो आपकी पिक्चर पूरी ब्लैकआउट हो जाएगी, या फिर इतनी डार्कनेस पे चली जाएगी कि आप उसके रिजोल्यूशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। फॉर दैट पर्पज देर इज़ अ लिमिटेशन, क्योंकि आपके उस पर्टिकुलर सैम्पल के अंदर वो इल्यूमिनेशन पावर होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो इस टेक्निक के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा, या फिर उस पर्टिकुलर सैम्पल के लिए आपके ये टेक्निक उसके लिए एप्लीकेबल उतनी अच्छी नहीं होगी। Sometimes sample must be very strongly illuminated which can cause damage to the sample। अब जैसे कि आपने वो टेक्निक देखी जिसमें कि वो लाइट पास ऑन हो रही है, कभी कभार सैम्पल्स इतने ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं या फिर वो लिविंग सेल्स जो होती हैं वो लाइट के लिए इतनी सेंसिटिव होती हैं कि दे आर नॉट गिविंग देयर appropriate response or they must be killed due to their light exposure, क्योंकि बैक्टीरियाज एंड वायरसेस समवेयर आर वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड इन दैट टर्म्स। ठीक है, ये चीज़, ये जो सब बातें होती हैं ये कभी भी एक बैक्टीरिया या 10 बैक्टीरिया के ऊपर लागू नहीं होती। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ स्ट्रेन्स, तो उनमें कुछ 50 सैंपल्स होंगे जो इनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो उनके लिए हम क्या करें? सो वी विल गो फॉर अ फ्लोरोसेंस, वी विल गो फॉर अ फेस कंट्रास्ट। तो ये अब यही रिसर्च है, जब आप वन स्टेप से दूसरे स्टेप पे मूव करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ अ सैंपल आपको चीज़ों में अंतर देखना पड़ता है। क्लियर? तो यह उन सैंपल्स के लिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप्स उतना वर्किंग नहीं है। सो वी विल डिस्कस टू नेक्स्ट लेवल की किस तरीके से वो लिमिटेशंस को ओवरकम किया जाए। अब इससे पहले वाली टेक्निक में या फिर इससे पहले लेक्चर में हमने ब्राइट फील्ड को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम डार्क फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे इन दोनों टेक्निक से मिलने वाले सेम ऑब्जेक्ट के आपको पिक्चर्स दिखाना है, जिसमें कि आप ये डिफरेंस समझ पाए कि किस तरीके से ब्राइट फील्ड ने हमको रिजल्ट दिया और किस तरीके से हमको डार्क फील्ड ने रिजल्ट दिया। तो ब्राइट फील्ड जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, दैट बैकग्राउंड शुड बी ब्राइट इन नेचर एंड द सैम्पल्स आर कंट्रास्ट ओवर देम, जो कि उस पिक्चर पे हमको दिखे। द सेम डार्क फील्ड and the sample or object will give you illumination over the surface। तो यहाँ पर हमने एक सैम्पल लिया ऑफ फ्लाई का और ये उसके सेंसरी जो हेयर्स हैं, ब्रिस्टल्स है, उनका पिक्चर है। तो आप यहाँ पे वो क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं और यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको बेसिकली इन दोनों में से क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है जो आपका व्यू बताता है।
सो वन इज़ योर, जो मुझे आपको लगता है बताना चाहिए, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर आप जो सेंसरी सेम है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम लोकेशन, सेम पिक्चर ऑफ बोथ द माइक्रोस्कोप्स. सो द ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप्स गिव यू अ ब्रिस्टल्स लाइक दिस, जो कि इसका एक पॉइंटिंग बिहेवियर आपको बता रहा है कि इट्स वेरी पॉइंटिंग इन नेचर. वो थिकनेस के बारे में कुछ नहीं बता रहा. बट इन केस ऑफ अ डार्क फील्ड दे विल गिव यू अ लिटिल बिट 3D इमेज ऑफ दैट ब्रिस्टल्स. ये आपको कहीं ना कहीं इतने बढ़िया सॉफ्टवेयर्स में अगर आप ये पिक्चर डालेंगे तो आपको ये उसकी कहीं ना कहीं एक रेशो बताएगा कि उस पर्टिकुलर ब्रिस्टल्स का ये एरिया है, ये डायमीटर है, इतनी लेंथ है. तो आप कहीं ना कहीं स्टेप्स अहेड होते हैं व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम ब्राइट फील्ड टू डार्क फील्ड. अब यहाँ पे मैंने कुछ हिस्ट्री पॉइंट्स को और इनकॉर्पोरेट किया हुआ है जो कि आपके सब्जेक्ट मैटर में काफ़ी हेल्प करेगा. जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोपी में किसने कौन से ईयर में क्या काम किया, दैट इज़ अ हिस्ट्री पार्ट ऑफ दिस. यू विल रेफर इट एंड यू विल गेट stuff of knowledge that is actually just regals and you just learn that and write somewhere. तो आप इसको वहाँ पे रेफर कर सकते हैं. and these are some questions which I am writing over there. अगर आप इसको सॉल्व करते हैं और अगर आपको इनके आंसर्स देखने में या इनके पॉइंट्स को समझने में कुछ हेल्प होती है आपके सब्जेक्ट में, विच इज़ ग्रेट डायरेक्शन फॉर यू पीपल, तो आप इनको देखिएगा और इन एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. दोज आर वेरी सिंपल वन. अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा और आप इस तरीके की चीज़ों का रिस्पॉन्स मुझे कमेंट में करके देंगे तो आई विल गिव यू अनदर एक्सरसाइजेज ऑन द लेवल ऑफ MCQs 2. सो दिस इज़ आर लर्निंग आउटकम ऑफ बोथ द टेक्निक्स, ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड. तो इस तरीके के पॉइंट्स आप अपने लिए अगर बनाते हैं तो वो आपको आपके नोट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी अच्छा बनाते हैं एंड यू विल डेफिनेटली मेक अ वेरी गुड कंसेप्ट फाउंडेशन. सो थैंक यू एंड बी विथ मी. मैं इस तरीके के एकेडमिक वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लाती रहूँगी कंटिन्यूसली इन बायोटेक्नोलॉजी. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और अपना कोई भी आपको जो क्वेश्चन इसमें डालना है या पूछना चाहते हैं, आपकी कुछ क्यूरियोसिटी है, तो प्लीज़ आप इसमें कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगी. थैंक यू.